जाने पहचाने व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति उस इन्वायरमेंट को जानता ही नहीं है तो उसको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए कुछ समय चाहिए कि वह परिस्थितियों को समझ सके, वहाँ के लोगों को समझ सके, वहाँ की आदतों, वहाँ के व्यवहार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सभ्यता, वहाँ के रहन सहन के जो भी पूर्व परंपरागत तरीके हैं, उनकी जो अपनी मान्यताएं हैं, उसको समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो जो वक्त लगता है, इस वक्त में अगर बहुत ही सकारात्मक तरीके से उसको भी अगर अवसर दिया जाए, समय दिया जाए और सिखाने में उसको कोऑपरेट किया जाए तो निश्चित रूप से परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल हो सकती हैं। एक बिल्कुल नया शब्द व्यवहार में आ रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप यह एक ऐसा शब्द है कि जो लोक परंपराओं में अभी नया नया ये प्रचलन में आ रहा है और हम कुछ व्यक्ति विशेष की कुछ आदतों के द्वारा हम उनमें उस प्रकार के शब्दों को ये वहाँ पे प्रयोग होता रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप का तात्पर्य है किसी एक जेंडर के कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है तथा ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताएं तथा गुण पुरुष के लिए उपयुक्त है तथा कुछ स्त्रियों के लिए। हमने गुणों के भी आधार पर हमने यहाँ भी एक वर्गीकरण कर लिया और वहाँ पे भी हमने दो विशेष वर्ग को हमने वहाँ पे डेवलप कर दिया। जेंडर स्टीरियोटाइप की घटना तब होती है जब किसी एक जेंडर से निश्चित विशेषताओं, विचार तथा भूमिकाओं से जोड़कर जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरफा होते हैं तथा आदमी और औरत को प्रतिदिन की छवि को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाले होते हैं। ये जो इमेज जो बनती है यह समाज में हर जगह देखे जा सकते हैं तथा इसको विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, स्कूल तथा मीडिया द्वारा निरंतर सुदृढ़ किया जाता रहता है। इसको अगर परिभाषा के रूप में बहुत से विद्वानों ने इसको परिभाषित किया कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप की मतलब क्या परिभाषा है, तो स्टीरियोटाइप एक लेवल है जिसमें वर्गीकरण करना तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है, जिसमें वर्गीकरण करना तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। अच्छा, जैसे कि इसको हम और थोड़ा सा समझेंगे, जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने ये कौन से शब्द के जो वर्ग के आधार पर जो वर्गीकरण किया और उस पे जो ये स्टीरियोटाइप जो शब्द का प्रचलन हुआ, तो प्रत्येक लिंग की एक एक कुछ विशेषताओं को तय कर दिया गया कि जैसे महिलाओं से कुछ उनके जो भूमिकाओं के आधार पर या उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका एक वर्गीकरण के कुछ शब्दों को ये बनाया गया कि जैसे आज्ञाकारिता। हमने इस बात को एक कल्चर दे दिया, हमने इसकी एक कल्चर में शामिल कर लिया कि महिलाएं आज्ञाकारी ही होती हैं, वह किसी के बातों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, पति की आज्ञा के अनुसार चलेंगी, सास ससुर या घर के अन्य सदस्यों को सभी के आर्डर या उनकी भूमिकाओं, उनके आदेश को मानना पड़ेगा। तो हमने इस बात को पहले से कर दिया, अगर आप किसी बात पर आर्गुमेंट या अपना विचार प्रस्तुत कर दिए तो वो आपकी आज्ञाकारिता से
आज्ञाकारिता से वो मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि ये काफ़ी मतलब ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं, हमसे आर्गुमेंट कर रही हैं। तो फिर यहाँ पे ये व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाएगा। अरे भाई, लड़का हो या लड़की हो, अगर विचार कहीं से भी बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, मानने योग्य विचार आ रहे हैं, उस वैज्ञानिकता में कुछ विचारों का समाविष्ट है, तो उस विचार को निश्चित रूप से माननी चाहिए, सुननी चाहिए तथा उसको अमल भी करना चाहिए। और दूसरा, मान कि शांत होती हैं। हमने ये कुछ जो जेंडर स्टीरियोटाइप ये मान लिया जाता है कि महिलाएं भाई कोई मतलब रिएक्ट नहीं करेंगी, किसी बात में जवाब तलब या आर्गुमेंट या डिस्कशन ये नहीं कर सकती हैं, ये काफ़ी मतलब ये शांत रहती हैं। तो ये सब एक मिथ है, और चूंकि ये मान्यताएं लंबे समय से चली आ रही हैं, एक प्रकार से अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ तो मेरा अपना मत होगा कि ये हमारे जीन में आ गया है कि हम अभी उसके विचारों को हम अपने विचारों में समाविष्ट नहीं होने दे रहे। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है, और इसके अगर बातों को अगर हम तवज्जो देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अहमियत कम हो जाएगी। तो ये सोच का दकियानूसी कहा जाएगा। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति वही हो सकता है जो सभी की बातों को समान रूप से सुने, उस पर विचार करे और उसको यथासंभव उसको अमल में लाए। और ये मान लिया जाता है कि अनाड़ी, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप में कुछ ऐसे शब्द ये अक्सर आप लोग सुने होंगे। ये जो समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों और जो भी शिक्षाविदों द्वारा जो शब्द दिए गए हैं, ये बिल्कुल समाज पे शोध करके दिए गए हैं। ये माना जाता है कि अनाड़ी। मैं किसी धार्मिक ग्रंथ पे आहत करना मेरा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रंथ जिसको हम बहुत आदर देते हैं, तो वहाँ भी महिलाओं के लिए भले संदर्भ अलग हो, तो वहाँ पे भी ये कुछ शब्द कहीं ना कहीं उनके मान प्रतिष्ठा में अब ऐसा प्रथम दृष्टिया लगता है, वास्तविकता की भूमिका से वो परे है, लेकिन लोगों की अब मति उस प्रकार की सात्विक बुद्धि नहीं रही, और ना ही सात्विक आहार, ना ही सात्विक वातावरण रहा। सभी लोग तामसिक और राजसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए उन विचारों को एज इट इज नहीं सब लोग समझ पा रहे हैं जिस संदर्भ में लिखा गया था, और वहाँ से वो गलत उदाहरण और गलत तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं कि इस प्रकार की ये बातें हैं। और गृहिणी अगला शब्द है। हम इस बात को मान ही नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं भी पढ़ लिख कर अपनी भूमिका परिवार को संभालने में, अपनी नौकरी को करने में और अपने स्तर से अपनी रुचि के एरिया को डेवलप कर सकती है। तो इस प्रकार की ये बातें इसमें हैं कि ये तो हाउसवाइफ का ही काम अच्छा कर सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम लोग पुरुष होते हैं 6 या 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन महिलाएं घर पे लगभग 16 से 18 घंटे लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम भी थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करें और काफ़ी व्यापक स्तर पे सोचें कि मनुष्य को मनुष्यता के व्यवहारों के पैमाने पे आंका जाए, न कि किसी प्रकार की पूर्व मान्यताएं और धारणाओं के आधार पर। पोषण करने वाली, बहुत ही अच्छा देखिए शब्द बनाया गया है कि भाई तुम पोषण कर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत श्री बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। तो देखिए यहाँ भी यही बात आ रही है कि नारी पोषण करने वाली है, और वो पोषण करते करते कहीं ना कहीं वो शोषण की शिकार हो जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कभी भी नारी को स्वतंत्र रहने की बात नहीं कही गई है। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में भाई का शासन, शादी के बाद पति का शासन, और उसके बाद फिर बच्चों का शासन। तो इस प्रकार से उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो भाई जब इतना जो व्यक्ति हो, अगर उसके साथ अगर बंदिशें और उनको अवसर नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पक्ष का विकास
प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं एक पक्ष के बहुत अच्छे विकास न होने से समाज बहुत अच्छे व्यापक स्तर पर यात्रा नहीं कर सकता है। अगला है अयथार्थवादी। हमने पहले से ही कर मान रखा है कि ये अयथार्थवादी होती हैं, इनके अंदर कोई विशेष नहीं बात होती है। नारी स्वभाव सत्य सब कहूँ, अवगुण आठ सदा उर रहूँ, साहस सुकृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। यहाँ भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ये ग्रसित बातें हैं। अगर ये बातें संदर्भ विशेष में तो हो सकती हैं, लेकिन इसको आम तरीके से अगर इसको लिया जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इससे विकास प्रभावित होता है। महिलाएं भी, अगर इंदिरा गांधी भी महिला थी, बहुत अच्छा देश को चलाई। झारखंड की द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं, बहुत अच्छा चला रही हैं। यहाँ की मेयर आशा लकड़ा हैं, वो भी बहुत, देखिए महिला होते हुए भी कितना बढ़िया काम करती हैं। हम लोग डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में देख रहे हैं, माध्यमिक एजुकेशन में, हर जगह महिलाओं का कितना अच्छा योगदान है। कोई भी बोर्ड की परीक्षाएं या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं या कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की योगदान और महिलाओं की भूमिका उसमें अग्रणी है। अधिकांशतः परीक्षाओं में जो टॉपर्स की जो श्रेणी है वो महिलाएं ही हैं। तो ये और लॉजिकल, ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं है। आजकल घरों में भी अगर उनके विचारों को देखा जाए तो थोड़ा विचार को समझना पड़ेगा, लेकिन उनके विचार में भी लॉजिक होता है और वो भी अपने निश्चित रूप से उनके भी विचार काफ़ी अच्छे होते हैं। अगला है भावुक, कि ये बहुत भावुक होती हैं। देखिए, भावुक होना ये मतलब ये गलत बात नहीं है। भावुक होना बहुत अच्छी बात है। भावना से विहीन मनुष्य एक पत्थर के समान है और जो कि कभी भी किसी के साथ हिंसा का व्यवहार कर सकता है। व्यक्ति के अंदर भावनाएं, जिनके अंदर जितनी कोमल भावनाएं होती हैं वह व्यक्ति उतने अच्छे हृदय का व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं उसी के अंदर दया, सहिष्णुता, उदारता जैसे गुण विकसित वहीं होते हैं। तो भावुकता का मतलब ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो प्रशासनिक पद होते हैं उन प्रशासनिक पदों पर महिलाएं बहुत सफल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो भावना से जुड़ी होती हैं और उनके डिसीजन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, जिससे निश्चित रूप से यथार्थ डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना उनको ऐसा लगता है कि करना पड़ सकता है। लेकिन किरण बेदी का नाम कौन नहीं जानता है। आजकल देखिए पूरी साहित्य जगत में देखिए कितनी महिलाओं ने कितना अपना हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना कोमल हृदय था, लेकिन कितने डिसीजन बहुत अच्छे होते थे। तो इस प्रकार से स्वच्छता ये तो मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि ये बहुत मुझे भी ठीक, बहुत ये अन्यायपूर्ण तरीके से है। आज भी झाड़ू लगाना मैं देखता हूँ कि अगर कोई लड़का झाड़ू लगा रहा है तो लोग भी यथार्थ रूप से कहते हैं कि तुम लड़की हो, झाड़ू लगाना तुम्हारा काम है। मतलब कि ये स्टीरियोटाइप है कि मतलब हमने मान लिया कि झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, पोंछा लगाना ये महिलाओं का काम है। ये गंदा हम कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि आपके द्वारा की गई गंदगी अगर कोई दूसरा साफ करता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये विचार करने योग्य बातें हैं कि हम किस प्रकार की शिक्षा की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर हम यथार्थ जीवन में न जीकर हम अभी भी रूढ़ियों में और पुरानी मान्यताओं में उसमें बचने के लिए, अपने कार्य को बचने के लिए हमें झाड़ू ना लगाना पड़े, पोछा ना लगाना पड़े, हमें कपड़े ना धोने पड़े, हमें खाना ना बनाना पड़े, मेरा कोई पैर दबाए, हमारी कोई आज्ञा माने को लेकर हम इन परंपराओं और आवरणों का हम एक आवरण ढक लेते हैं अपनी सुरक्षा के रूप में, जबकि ये किसी भी रूप में यह अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक प्रतीत होता है। कलात्मक ये माना जाता है कि महिलाएं कलात्मक होती हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। अब कौन बताए, कैसे समझाया जाए, लेकिन शिक्षा ये बात कहती है कि परिस्थिति कैसी भी हो घबराना नहीं चाहिए।
आप शादी विवाह उत्सवों में देखते हैं जितने भी मेहंदी के लगता है तो उसमें 80% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं पुरुष होते हैं। आज भी कलात्मक जितने भी देखिए पेंटर, जितनी भी सीनरी बनती है, जो पेंटर होते हैं, जो ये जो लगते हैं वहाँ पे देखिए जो लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो चित्रकारी जो होते हैं तो उसमें ज़्यादातर भूमिकाओं में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पुरुष ही होती हैं। जितने भी देखिए फैशन डिज़ाइनिंग में आइए, कलात्मक फैशन डिज़ाइन, तो जितने भी फैशन डिज़ाइनिंग के जो कोर्स हैं और उनमें देखिए जितने भी मनीष मल्होत्रा को कौन नहीं जानता है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में कहीं ना कहीं उनके नाम पुरुष इसमें काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा है, काम महिलाएं या पुरुषों से जोड़कर नहीं देखा जाता। कार्य कोई भी हो, सीख जाने पर कोई भी व्यक्ति अगर उसको सीख जाए तो कार्य सीखने से होता है, और सीखे गए कार्य में अगर कुशलता आ जाती है तो महिला हो या पुरुष उसमें वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। बच्चों को पालने वाले हमने मान लिया, इसीलिए महिला की आइडेंटिटी नहीं बन पाई। अब पहले 12 साल में शादी हो जाती थी, फिर बच्चे हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति के 8-8 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे हैं, उसको मौका ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। वो व्यक्ति सोचता कब है? जब व्यक्ति को कुछ समय के लिए एकांत मिलता है, जब वो अपने एकांत में बैठता है तब उस बारे में सोचता है। जब उसको समय ही नहीं मिल पाएगा तो वो सोचेगा क्या? तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मानेंगे कि महिलाएं ही इस बात को मतलब ये करेंगी, बच्चे की परवरिश। अब समय बदला है, परिवार नियोजन की सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए गए, तो इसमें शादी की उम्र 18 साल तय की गई। उसमें भी शिक्षा ने इस दायरे को काफ़ी बढ़ाया है। 24-25 साल में लोग शादी करते हैं, एक ही बच्चे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं को इधर पढ़ने का काफ़ी मौका मिल गया और अपने पढ़ाई का उपयोग करके नौकरी पाना, उसमें अपनी उसकी आइडेंटिटी भी बन गई। एक बच्चा हुआ, एक छुट्टी भी सरकार के द्वारा मिल गई, मैटरनिटी लीव भी मिल गई, तो उसमें उसको नुकसान भी नहीं हुआ, बच्चे की परवरिश भी हो गई और बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा समझदारी में, तो फिर उसके बाद से फिर वो अपनी ड्यूटी भी करने लगती है। तो उसको काफ़ी अपनी आइडेंटिटी बनाने का और जब निश्चित रूप से उसका लाभ परिवार को मिलता है, और परिवार से ही समाज बनता है, और समाज से ही एक मजबूत सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। और लास्ट में है तार्किक। देखिए, बात कोई भी हो, कहीं से भी कही जाए, हम निश्चित रूप से तभी सफल होगी जब हम तार्किक होंगे, लॉजिकल होगा। अगर आपकी बातों में लॉजिक नहीं है तो निश्चित रूप से वो बात आपकी अवैज्ञानिक है, उस बात की सार्थकता नहीं है। हमें संदर्भ को देखना पड़ेगा, हमें परिस्थिति को देखनी पड़ेगी, और उन परिस्थितियों में नए सिरे से अब उन परिभाषाओं को गढ़ना होगा जिसमें महिला और पुरुष मिलकर एक स्वस्थ विचार का, एक स्वस्थ परिवार का, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। तभी जाके राष्ट्र सशक्त होगा। सशक्तता का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति यदि उसमें अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भूमिका अदा करेंगे तो उसमें उसका योगदान कहीं ना कहीं देश को मिलेगा और उससे देश आगे जाएगा। तो इस प्रकार जेंडर एजुकेशन में जो जेंडर बायस और इंडिकेटर्स, ये जो भी ये बातें हैं, इसमें निश्चित रूप से इस बात को परिभाषित किया गया कि कहीं ना कहीं हम उन रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं और जिसमें कोई अवैज्ञानिकता और अशिक्षा का काफ़ी अभाव है, उन बातों को लेकर हम लोगों ने एक ऐसे लंबे समय तक की यात्रा पूरी की है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आने में समय लगेगा, लेकिन शिक्षा ने काफ़ी हद तक इसमें प्रयास किया है कि हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ें और आगे बढ़ भी रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से मैंने भले ही जेंडर के पक्ष से मैंने बातें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेंडर को आगे बढ़ाने में महिलाओं, पुरुषों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
कहीं ना कहीं वो पति ही हैं जो अपनी पत्नियों को सपोर्ट करते हैं, वो भाई ही हैं जो अपनी बहन को आगे बढ़ने के लिए उसका योगदान करते हैं, वह पिता ही हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए अपनी खुशियों की बलिदान देते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट देने का, अच्छे अच्छे खान पान का ये प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छी सुरक्षा देने के लिए ये प्रयास करते हैं। उसके बाद शादी के बाद उसके पति, उसके बाद से उसके फैमिली, तो निश्चित रूप से पुरुषों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पुरुष का योगदान है, लेकिन कुछ प्रतिशत अज्ञानी और अतार्किक और रूढ़िवादी लोगों के कारण यह परंपराएं कहीं ना कहीं दूषित हो जाती हैं। तो इस आधार पे हम लोग आज बहुत सी बातों को सीखे। हम लोग लगभग इसमें 4 बातों को सीख चुके कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर बायस, इंडिकेटर और स्टीरियोटाइप। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप में कि पुरुष के भी कुछ गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया और ये मान लिया गया कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि खेल कभी कोई बात होता है, कोई ऐसी बात आ जाती है तो कोई लड़का रोने लगता है, तो लोग कहते हैं कि तुम लड़का होकर रोते हो। और लड़की और कोई बहादुरी वाली काम कर ली या कोई कूद फान वगैरह जो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि तुम लड़का हो। जोर जोर से बोलने लगे, विचार देने लगे, तो लोग बोलते हैं कि तुम धीरे बोलो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की ये बातें आती हैं। क्यों भाई, रोना ही लड़कियों का गुण है क्या? पुरुष के अंदर, क्या बालक के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं? हम ही उनको सिखा देते हैं घरों में, समाज में। और यही जब सीख के बालक क्या होता है, बालक ट्रेंड हो जाता है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, बातें किसी को कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सुनने का मन ना हो तो कोई भी मुझे सुना नहीं सकता है, लेकिन सुनने से ही होता है। आदत का विकास एक बार में नहीं होता। आप हमारी इस वीडियो को एक बार देखें और आप मास्टर बन जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप इसको बार बार देखेंगे, एक ही किताब को टीचर कहते हैं कि उसको बार बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, रोज पढ़िए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो क्या होगा, वो आपको वो अभ्यास में आने लगेगी। जैसा आप उसको अभ्यास में आएगा वैसी आपकी मनोवृत्ति बनने लगेगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति बनेगी वैसा आपका चित्त बनने लगेगा। जैसा आपका चित्त बनेगा उसमें वैसे ही आपके विचार बनने लगेंगे, और जैसे आपके विचार बनेंगे उस प्रकार की आपकी बुद्धि बनने लगेगी, और जैसे आपकी बुद्धि बनेगी, जिस प्रकार से आपके अंदर विचार और बुद्धि का समाविष्ट होगा, वैसे ही आपकी अभिव्यक्ति होने लगेगी। आप बार बार किसी के बारे में निगेटिव सोचेंगे तो आपके मन में अचानक से पॉजिटिव कोई बात सुन के आधा गिलास और आधा खाली में अंतर नहीं आएगा। वो तो एक एग्जाम्पल है, हमने रट लिया, लेकिन परिस्थिति बदल देने पे मैंने हजारों हजार सकारात्मक बोलने वाले लोगों को मैंने हजारों हजार मैंने निगेटिव, वो निगेटिव ही होते हैं। कुछ रटी रटाई बातों को बोलने से कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं वो बातें रोज रोज सुननी पड़ती हैं। सुनने से ही हमारे अंदर मनोवृत्तियों का विकास होता है, और वही मनोवृत्ति गांधी जी का एग्जाम्पल मैं कई बार क्लास में बताया हूँ कि वो बार बार उनकी माँ उनको बताती थी। भक्त ध्रुव का आप लोग कहानी सुने होंगे, प्रहलाद की कहानी सुने होंगे। उसमें क्या था, बार बार ईश्वर की कथा, बार बार अच्छी अच्छी बातें, बार बार ये सुनने से होता क्या है कि सामान्यतः दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो आपके विचार वहां पे फलीभूत हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं बातों को समाप्त कर दूं कि आप कभी कल्पना किए होंगे कि जब कभी आप यात्रा करते हैं, अचानक अगर हम आपको पहले से बता दें कि इस पेड़ पे यहाँ पे कोई घटना हुई है, यहाँ पे भूत रहता है, आप 10 साल बाद उस रास्ते से गुजरिए और जैसे उस पेड़ के समीप आप आएंगे, आपको नेचुरली तरीके से 10 साल का समय लगा है, सभी कुछ भूल चुके हैं, करोड़ों परिस्थितियां आपके सामने गुजर चुकी हैं, लेकिन जैसे ही आप रात के सन्नाटे में वहां पहुंचते हैं, पता नहीं 10 वर्ष कही गई एक बार की बात आपके मस्तिष्क में आ जाती है और आपको डर का अनुभव होने लगता है।
जब सोचिए, जब ये बातें इतनी प्रभावी हैं तो बार बार अगर हम अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को बार बार सुने, मेरे वीडियो को बार बार सुने, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उस प्रकार के विचार डेवलप होने लगेंगे और निश्चित रूप से समाज में हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। और हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो भाई हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों का विचार बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा। परिवार के विचार बदलेंगे और परिवार के विचार, परिवार कई परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है, समाज के विचार बदलेंगे और निश्चित रूप से वह परिवर्तन आएगा जिस परिवर्तन को हम लोग देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को अभी समाप्त करूंगा और फिर अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।